काम करने के तरीके कैसे रहेंगे। तो पेन और कॉपी हमें साथ में रखना है, हमें माइक को म्यूट करके रखना है और अधिकतर हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना संवाद चैट के द्वारा करें ताकि मीटिंग के दौरान कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इस पर आज हम चर्चा करेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है और इसके 4 स्तंभ क्या होते हैं। इस पे हम अपनी समझ को विकसित करेंगे। तो सत्र के दौरान सत्र में स्वागत होगा। इसके बाद हम 4 स्तंभ के बारे में वर्णन करेंगे और इमोशनल इंटेलिजेंस के निर्माण के क्या तरीके हैं उनकी पहचान करेंगे और लास्ट में हमारा पूरे सत्र का समेकन होगा। अब आप सभी अपने चैट बॉक्स पर देख पा रहे होंगे एक पोल आपको दिख रहा है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा आप लोग अपना जो भी उस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपको लग रहा है वो आप लोग अंकित कर दें। क्वेश्चन है मेरी भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार के साथ हमारा अनुभव क्या रहा है। क्या आप सभी पोल को देख पा रहे हैं? कोई साथी अगर नहीं देख पा रहे हैं तो वो बता सकते हैं। देख पा रहे हैं पुष्पेंद्र। देख पा रहे हैं तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग उस पोल पे अपना जो भी अप्रोप्रिएट आंसर है उस पर आप लोग इंटर कर दें, सबमिट कर दें अपने बोर्ड को। तो अभी 4 रिस्पॉन्स हमारे पास में आए हैं जिसमें 3 साथियों का कहना है कि यह उनके लिए एकदम नया है। 2 साथी ऐसे हैं जिन्हें कुछ अनुभव है। टोटल 5 रिस्पॉन्स अभी तक आ चुके हैं। मैं बाकी साथियों से भी अनुरोध करूंगा जिन्होंने अभी अपना वोट नहीं दिया है वो भी अपने वोट को दे दें। किसी को कोई दिक्कत आ रही है वोट करने में तो वो बता सकते हैं मुझे। एक वोट और आना शेष है। अगर किसी साथी को दिक्कत आ रही है तो वो बता दें। एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा आपको स्लाइड अच्छी तरीके से दिख रही है कि नहीं। आप लोग स्लाइड को सही तरीके से देख पा रहे हैं? थैंक यू स्मिता। स्लाइड आप लोग देख पा रहे हैं सही तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ओके सो तो 5 साथियों के जवाब आए हैं। बाकी साथियों को शायद कोई दिक्कत हो रही होगी। एक साथी बचे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो हम समझ सकते हैं कि 3 साथी ऐसे हैं जिनके लिए यह टॉपिक नया है और कुछ साथियों को अनुभव है। जिन साथियों को अनुभव है उनको मैं अनुरोध करूंगा इस सेशन को वो भी मेरे साथ लीड करेंगे और जिन साथियों के लिए टॉपिक नया उनके लिए हो सकता है उनका सोचना, लेकिन जब हम इसको गो थ्रू कर रहे होंगे तो आपको लगेगा नहीं ये हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, इससे तो मैं परिचित हूं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। अब मैं आप सभी साथियों से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको आपकी जो प्रारंभिक समझ है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लेकर के वो क्या है। आप सभी ने हैंडआउट्स को पढ़ा होगा, आपको जो मटेरियल्स भेजे गए थे उसको आपने गो थ्रू किए होंगे या फिर नहीं भी कर पाए हैं तब भी आपको क्या लगता है आपकी प्रारंभिक समझ क्या है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लेकर के, वो हम समझना चाहेंगे। आप अपने माइक को ऑन करके 1 बाय 1 अपने जवाब को दे सकते हैं। तो पुष्पेंद्र मैं शेयर करना चाहूंगी।
तो मेरी जितनी भी समझ है इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके, तो इट इज़ बेसिकली अ सोशल स्किल। ये सोशल स्किल है जो हमें प्रेरित करता है टुवर्ड्स हैविंग एम्पैथी, और टू कीप अस मतलब कीप गोइंग मोटिवेटेड, और अपने इमोशंस को आप कैसे रेगुलेट कर पाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, ये सारे इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस में आते हैं कि क्या आप किन परिस्थितियों में आप अपने आप को कैसे रेगुलेट कर पाते हो, कैसे मैनेज कर पाते हो, और कितने एम्पैथेटिक होते हो एक सोसाइटल सिस्टम में। वो मेरे ख्याल से मैं ऐसा इसको समझ पा रही हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्मिनोलॉजी है। थैंक यू। थैंक यू स्मिता साझा करने के लिए। बहुत सही दिशा में आपने अपने पॉइंट्स को रखा है। मैं अन्य साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि उनके जो भी प्रारंभिक विचार हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लेकर के, जो भी उनके प्रारंभिक विचार हैं उसको वो साझा कर सकते हैं। शिवाजी, आप शेयर करना चाहेंगी? पुष्पेंद्र जी, मतलब मेरा बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लेके, और सॉरी मैं वो डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू नहीं कर पाई हूँ अभी। पर मैं जितना इस वर्ल्ड से समझ रही हूँ कि ये एक सामाजिक, मतलब कि समाज में आप किस तरीके से अपनी अपना मतलब लोगों को डील करने के लिए आप किस तरीके से आप व्यवहार करते हो, आप अपनी लोगों के लिए लोगों की भावनाओं को समझने के लिए किस तरीके से व्यवहार करते हो, उससे कुछ आर्टिकुलेट करके, मतलब मैं उस तरीके से कुछ समझ पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी वर्ड्स में मैं उस चीज़ को आर्टिकुलेट करके बता भी नहीं पा रही हूँ, पर कुछ जैसे अभी स्मिता ने भी जो डिस्कस किया है, मैं उसे समझ पा रही हूँ, पर मैं समझ नहीं पा रही कि मैं उसको आर्टिकुलेट कैसे करूँ। थैंक यू शिवा। काफ़ी अच्छा आपने शेयर किया है। आपने बोला है कि आपकी पहले से आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आप वर्डों को सुन करके और जो स्मिता ने शेयर किया है उसको समझ करके आप ये नतीजा निकाल पा रहे हो। एकदम सही दिशा पे आपका नतीजा आ रहा है। इसको और अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता अपनी भावनाओं को और अन्य की भावनाओं को समझना और संभालना, एकदम सिंपल भाषा में इसको कहा जाए तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है अपनी और दूसरों की, जिसके साथ में हमारी हमें डे टू डे हमें काम होता है, जो हमारे सराउंडिंग्स पीपल्स अवेलेबल हैं, उनकी भावनाओं को समझना। वो हमारे कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, वो हमारी वाइफ हो सकती है, वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, वो हमारे कलीग हो सकते हैं, कोई भी इस तरह के साथी जिनके साथ में हमारा काम पड़ता है, जो हमारे साथ में रहते हैं। इस तरह के लोगों की भावना को और अपनी भावना को समझना और उनको संभालना, उसका प्रबंध करना, इसको ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे, खुद और दूसरे की भावनाओं को परखें, किसी भी सोच और कार्य को मार्गदर्शन करने के लिए जानकारी का उपयोग करें। अब मैं आप सभी साथियों से यह जानना चाहता हूं कि ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कहां-कहां हो सकता है। हेलो। हाँ उसो भाई। पुष्पेंद्र भाई, मैं शेयर करना चाहूँगा जो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके कि इमोशनल इंटेलिजेंसी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। ये हम हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारी डेली दिनचर्या का पार्ट हो सकता है कि हम किस तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे हैं एक पॉजिटिव वे में, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या उनके इमोशंस हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से मैं चीज़ को समझ रहा हूँ कि हम इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंसी ऐसी चीज़ है, ये समझने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक अच्छा टूल है कि किस तरीके से हम एक पॉजिटिव वे में उस चीज़ को सोचें, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करें, उस किस तरीके से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझें, उनके जो इमोशंस हैं, उनके थॉट्स हैं, उनको समझें। तो इस तरीके से इस चीज़ को मैं समझता हूँ। थैंक यू। सो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है।
बाकी साथी भी अगर इस पे ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उनका भी वेलकम है। मैं सुनना चाहूँगा रवि भाई को, मैं सुनना चाहूँगा दीपा को, अंजलि को। कोई साथी ऐड ऑन करना चाहता है या फिर आगे बढ़े हम? ठीक है। तो जैसा कि उत्सव भाई ने कहा है कि इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इसका ये इतनी अहमियत की चीज़ है कि इसका हर जगह पे उपयोग किया जा सकता है। यही कारण है कि जब भी आईएएस और आईपीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी एक पेपर स्पेशली इस पर लिया जाता है, एथिक्स करके, और उस पर भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा टॉपिक है जिससे संबंधित पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो लीडरशिप की पोजीशंस हो या कोई प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर्स हो, हर सेक्टर्स में, हर जॉब में, हर बिजनेस में, हर क्षेत्र पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करना चाहता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं और कई बार क्या होती हैं माताएं, बच्चे रो रहे होते हैं, उनको शांत कराने के लिए झूले पे एक घंटी बांध देती हैं, घुनघुना बांध देती हैं और उसको वो घुनघुने को बजा देती हैं और वो घुनघुना बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कैसे माँ ने उसको घुमाया और वो बजना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चा भी अपने पैर से और हाथ से उस घुनघुने को बजाने की कोशिश करता है। मतलब ये बच्चे का इंटेलिजेंस है, रीजनिंग पावर है, उसका सोचने की क्षमता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से वो भी करने की, उसकी नकल करने की कोशिश करता है। ये इंटेलिजेंस कहलाता है। अब इमोशनल क्या है, भावनात्मक इंटेलिजेंस क्या है, अगर इसमें बात की जाए तो कई बार आपने देखा होगा कि हम बच्चे को शांत नहीं हो रहा होता है तो बहुत सारे गाने उनको सुना रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे गायकों के गाने सुना रहे होते हैं, बहुत ही सुरीली आवाज के गायकों को सुना रहे होते हैं, बावजूद उसके बच्चा शांत नहीं होता है। वहीं पे माँ बाप अपनी बेसुरी धुन में, जिनको कुछ गाने का आइडिया नहीं है कैसे गाया जाता है, और वो गुनगुनाना स्टार्ट करते हैं और कुछ ही देर में बच्चा सो जाता है, शांत हो जाता है। तो वो जो कनेक्शन है, जो हमारी जो बातें निकल रही हैं, जो बच्चे को टच कर रही हैं, मतलब भाव को वो हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, हम उनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, ये इमोशनल टच कहलाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इंटेलिजेंस का अपना महत्व है और वही इमोशनल का भावनात्मक रूप से जोड़ने का अपना महत्व है। कोई भी व्यक्ति, आपने क्लास में भी देखा होगा, बहुत सारे इंटेलिजेंस लोग थे जो बहुत ही टॉप करते थे, लेकिन हो सकता है उनको इस तरह के पब्लिक सेक्टर में जॉब ना मिली हो या खुद का वो उन्होंने कुछ काम स्टार्ट किया हो, लेकिन हो सकता है कि वो उतने सक्सेसफुल ना हुए हों। वहीं पे जिन्होंने बैलेंस रखा है, इमोशनल व्यक्ति जिनके आगे पीछे लोग वहाँ घूमने के लिए तैयार होते हैं, जो सभी के साथ में अच्छा रिलेशन रखते हैं और उनके पास में इंटेलिजेंस भी भले एवरेज हो, लेकिन वो आज की डेट में उनको आप देखिए तो वो काफी ऊंची जगह पर होंगे, काफी अच्छी जगह पे होंगे। और एक रिसर्च कहती है कि करीब $28,000 ज्यादा कमाते हैं जिनके पास में इमोशनल इंटेलिजेंस है। वो इंटेलिजेंस पीपल से $28,000 ज्यादा कमाते हैं, ऐसा एक रिसर्च अमेरिका की संस्था ने किया हुआ है, उन्होंने ऐसा बताया हुआ है। तो इसका बहुत महत्व है। अब हम देखते हैं इसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फीडबैक देने के लिए या प्राप्त करने के लिए, कम समय सीमा पर किसी कार्य को संपादित करने के लिए, चुनौतीपूर्ण हमारे जो रिश्ते हैं उनको कैसे डील किया जाए, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। पर्याप्त संसाधन नहीं है, बावजूद उसके हमें अपने कार्य को कंप्लीट करना है, वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
कई बार बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते हैं। जैसे आपने देखा एजुकेशन सेक्टर्स में हमने कभी सोचा नहीं था कि स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास, रिमोट लर्निंग, ये सब की बातें सरकारी स्कूलों में की जा सकती हैं, लेकिन बदलाव आए और आज की डेट में वो संभव भी हो पाया सभी के सम्मिलित प्रयासों से। तो वहां पे भी इमोशनल इंटेलिजेंस का काम होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं नाकामियों और असफलताओं का कैसे सामना किया जाए। कुछ कंपनियों के बारे में मैं पढ़ रहा था, उनका क्राइटेरिया है, अगर आप असफल नहीं हैं तो आपको लिया नहीं जाएगा। अगर हर चीज आपको अचीव होती गई है तो आपको वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है बहुत बार हम नाकामी, असफलता पे, डिप्रेशन पे चले जाते हैं। जैसे विराट कोहली का भी आपने रिसेंट में इंटरव्यू सुना होगा। उन्होंने कहा है कि वो भी डिप्रेशन में गए थे जब इंग्लैंड के दौरे में के दौरान उनका समय सही नहीं चल रहा था, वो रन नहीं बना पा रहे थे। उनकी वीकनेस को बॉलरों ने पकड़ लिया था कि वो ऑफ साइड पे नहीं खेल पाते हैं। तब उनको काफी है ना डिप्रेशन में चले गए थे और उनको लग रहा था अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगा। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, छोटा बड़ा, हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी नाकामियों से, असफलताओं से जूझता है। वहां पे हमें इमोशनल इंटेलिजेंस काम आता है। अंशुल भाई, आपका माइक ऑन था, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि ये टॉपिक जो है, जैसा कि अभी तक बातचीत हुई और आपने बड़े ग्राउंडेड एग्जांपल्स जो दिए हैं और कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हैं जो कि अपने अभी रिसेंट की हैं, तो अ, अच्छा लगा वो दोनों एग्जांपल अच्छे। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आप सभी से यह जानना चाहता हूँ कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो हम गोलमैन का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं, उसके हिसाब से चार स्तंभ कौन से हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो मुख्य चार स्तंभ कौन से हैं, उसके बारे में मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि वो कौन से चार मुख्य स्तंभ हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। कोई भी साथी बताना चाहेंगे? दीपा, अंजलि, रवि, आप लोगों को नहीं सुना है काफी टाइम से। अच्छा, सभी लोग यहाँ मीटिंग पे हैं तो एक बार अपना हैंड ऑन कर लें कि आप लोग सभी मीटिंग में हैं। या थैंक यू स्मिता, अंजलि, उत्सव, शिवा, दीपा, थैंक यू। ओके, तो अंशुल भाई थैंक यू, सभी को थैंक यू। अच्छा, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं, मैं ही शेयर कर देता हूं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के चार मुख्य स्तंभ हैं। सौ जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। हाँ दीपा, आप कुछ बोल रही हैं, आपका माइक ऑन है। नहीं पुष्पेंद्र, मेरा माइक गलती से ऑन हो गया था। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता एंड सोशल मैनेजमेंट, ये मुख्य चार स्तंभ हैं। मतलब हम इसको चार भागों में बांट सकते हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होता है। एक साइड में जागरूकता को रख लीजिए आप, एक साइड में प्रबंधन को रख दीजिए। स्वयं और खुद का और हमारे आसपास जो अन्य लोग सराउंडिंग्स में उपलब्ध हैं, वो हमारा सोशल सेक्टर कह सकते हैं, ये हमारा समाज कह सकते हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो सामाजिक। इस प्रकार से इसको चार भागों में बांटा गया है और इसको ही मिला करके जागरूकता, स्वयं की जागरूकता स्व जागरूकता हो गई, स्वयं का प्रबंधन स्व प्रबंधन हो गया, समाज का की जागरूकता सामाजिक जागरूकता कहला गई, और समाज में रहने का
प्रबंधन सीखना, उसकी स्किल को अडॉप्ट करना सामाजिक प्रबंधन कहला गया। इसको हम और विस्तार से आगे समझेंगे। और मैं ये भी चाहूंगा, अगर आप लोगों की प्रारंभिक कोई समझ है इस स्तंभ को लेकर के, आप कुछ डिफाइन करना चाहते हैं कि स्व जागरूकता क्या है, या छोटी कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। कोई साथी एक्सप्लेन करना चाहता है? 4 स्तंभ के नाम मैंने बता दिए, लेकिन अब आप लोग इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं क्या होती है, तो आप बता सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या पुष्पेंद्र भाई? हाँ अंजलि, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो स्व जागरूकता के बारे में बताना चाहूंगी कि लाइक जैसे कि हमने कल भी बातचीत करी थी, तो वो है कि आप जो है आपकी पर्सनैलिटी में लाइक आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके जो हैबिट्स हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो स्किल्स है, वो कितने लाइक अभी कितने, कैसे आप शार्प कर रहे हैं, कैसे आप खुद को देख पा रहे हैं, कैसे आप मतलब जो एक हेल्थ वाला या मेंटली जो एक वेलनेस जिसकी बात करते हैं वो कितना सही है, आप कितने तैयार है किसी नई चीज के लिए। तो लाइक वो पूरा एक कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट है या एक पूरा सराउंडिंग एक चीज है जिसमें आप खुद की चीजों को सिर्फ पर्सनली खुद के थॉट प्रोसेस को जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं, तो वो एक पूरी प्रोसेस है जिसे हम स्व जागरूकता में रखते हैं। हमारा बिहेवियर, हमारा हैबिट, हमारे स्किल्स, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी थिंकिंग, ये सब कुछ। ओके ओके, थैंक यू अंजलि। ठीक है, और कोई साथी ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इनकी छोटी डिफिनीशंस, आपको चारों स्तंभ की आप सामने देख पा रहे होंगे। स्व जागरूकता की बहुत ही अच्छे तरीके से अंजलि जी ने एक्सप्लेन किया है। हमारी मनोदशा और उससे उत्पन्न होने वाले विचारों और भावों के बारे में हमें जानकारी होना स्व जागरूकता कहलाती है। अपने भावों के बारे में हम अगर अवेयर हो गए हैं तो उसको प्रबंध करना आसान हो सकता है। अगर हमें पता चल गया है कि हमें गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आता भी है कि नहीं आता है, कई बार तो हमको पता ही नहीं होता है कि मैं गुस्सा हो जाता हूं। और अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो वो किन कारणों से आ रहा है, अगर वो हमको पता चल गया। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे गुस्सा आता है यदि मेरे काम पे कोई मुझे टोकता है तो मुझे गुस्सा आता है। हो सकता है कोई एक ही बात को कई बार बताए तो मुझे गुस्सा आ रहा हो, एक ही स्टोरी को बार बार रिपीट करे, हो सकता है उससे हमें झुंझलाहट हो रही हो, गुस्सा आ जाए। या कोई जिद करता है सामने से तो हमें गुस्सा आता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें पहले समझना कि कहाँ पे हमको गुस्सा आता है। कई बार किसी के विचार हमें उससे सहमत नहीं होते हैं तो हमें गुस्सा आ सकता है। तो वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से भाव हैं, वो कौन सी फीलिंग्स है जिसकी वजह से हमको हमारे मतलब हमारी मनोदशा या हमारे विचारों में उफान आ रहा है, या हमारे वो विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, उसके बारे में समझ विकसित करना स्व जागरूकता है। स्व प्रबंधन की अगर बात की जाए कि अगर हम अपनी भावनाओं के बारे में जान गए हैं तो अब उस भावना को हम प्रबंध कैसे करें। अगर हमको पता चल गया हमें गुस्सा क्यों आ रहा है तो हम उसका उसको मैनेज करना, उसकी स्किल्स। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो बहुत सारी स्किल्स होती हैं जिसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप उन स्किल का इस्तेमाल करके आप अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं। सामाजिक जागरूकता मतलब हमारे सराउंडिंग जो पीपल्स हैं जिनके साथ में हम जीवन व्यतीत करते हैं या डे टू डे हमारा काम पड़ता है, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को समझना। क्या हम उनकी बातों को समझ पाते हैं, हम उनके विचारों को समझ पाते हैं? और अगर हमने समझ लिया है तो क्या हम उनके गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनकी नीड के अनुसार क्या हम उसका बेहतर प्रबंध कर सकते हैं? इसके बारे में भी आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। एक आपको शॉर्ट यहाँ पे बताया गया है चारों स्तंभ के बारे में। अब आगे चलते हैं।
आप देख पा रहे होंगे, आप सभी ने पेन कागज लिया होगा, तो आप की स्क्रीन में जो दिख रहा है इसमें आपको 10 मूल्यों की पहचान करनी है और उन 10 मूल्यों को अपने कागज पे लिख लीजिए और उनमें से टॉप 3 आपके जो वैल्यूज हैं उसको आप लिस्ट डाउन कर लीजिए और चैट बॉक्स पर आपके टॉप 3 जो वैल्यूज हैं उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं। आपके टॉप 3 वैल्यूज जो हैं उसको आप सभी लोग अपने चैट बॉक्स पर साझा कर सकते हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज की लिस्ट आप अपनी पीपीटी स्लाइड्स में देख पा रहे हैं। उनमें से आपको जो लग रहा है कि हमारी टॉप 3 वैल्यूज कौन सी हैं उसको आप सभी लोग लिख सकते हैं। जी शिवा, आप जा सकती हैं आप। तो बहुत ही अच्छे जवाब आ रहे हैं हमारे पास में चैट में। उसको देख सकते हैं हम। स्मिता जी का कहना है लॉयल्टी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स। वेरी गुड। अंशुल भाई का कहना ओपननेस, दीपा जी का कहना ओपननेस, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। अंशुल भाई का कहना अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, 2 हो गए। उत्सव भाई का कहना है एथिक्स, टाइम मैनेजमेंट। अंजलि का कहना है ओपननेस। ओके। तो बहुत ही अच्छे जवाब आप सभी लोग देख पा रहे हैं और बिल्कुल आप लोगों की जो वैल्यूज आपने लिखी हैं उससे अलाइन कर पा रहे हैं। अब हम कुछ इससे ही जुड़े हुए सवाल पूछेंगे आपसे। तो आपको क्या लगता है ये वैल्यूज जो आपने लिखे हैं, साझा किए हैं, ये आपके विचारों और कार्यों को कैसे आकार देते हैं? आपके पास में 3 क्वेश्चंस हैं, मैं इनको बारी बारी से पढ़ देता हूं और इसके जो भी आपके विचार हैं उसको आप लोग माइक ऑन करके साझा कर सकते हैं। जो मूल्य आपके पास हैं, क्या आपको कभी उनके कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? ये मूल्य आपको अपने बारे में कैसा महसूस कराते हैं? तो ये कुल मिला के 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आप में से सभी साथी बारी बारी से इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर हम थोड़ा अपने विषय पर अपनी ज्ञान की वृद्धि कर पाएंगे, अपने विचारों को और अच्छे तरीके से थोड़ा क्लियरिटी दे पाएंगे, अपने भाव को हमने सही तरीके से समझा है या नहीं समझा है। कोई भी साथी एक्सप्लेन करना चाहेगा? तो आप सभी ने 3 अपने मुख्य वैल्यूज को, जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, उनको आपने साझा किया है। आपको क्या लगता है ये आपके मूल्य जो हैं विचारों और कार्यों को कैसे आकार दे रहे हैं? क्या इन वैल्यूज की वजह से आपको कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? वैल्यूज आपके बारे में कैसा महसूस कराते हैं? आपको प्राउड होता है या कई बार लगता है यार ये मतलब जो हमने सिद्धांत बना लिया है
इन वैल्यूज की वजह से हमें काफी सफर करना पड़ रहा है। पुष्पेंद्र, मैं शेयर कर देती हूँ। जी स्मिता, बिल्कुल। तो स्वागत। मैंने 3 बातें रखी हैं, लॉयल्टी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स। तो ये मुझे काफ़ी, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, ये मुझे पर्सनल, प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट में बहुत हेल्प करता है। बिकॉज़ अगर आप कहीं शॉर्ट टर्म देख रहे हैं या छोटे-छोटे फ़ायदे देखते हैं, तो आप अगर इन चीज़ों को नहीं भी फ़ॉलो करेंगे तो हाँ, अपनी एक वर्चुअल वर्ल्ड में जगह बना लेंगे। लेकिन अगर आप इसको, जैसे बोलते हैं ना, सत्य जो होता है कड़वा होता है और काफी उसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो सच्चा व्यक्ति है, जो मतलब जो अच्छे अच्छे रास्ते पर चलता है, वो टफ होता है रास्ता। तो ऑब्वियसली टफ होता है, लेकिन अगर इस क्रेडिबिलिटी की बात करें तो एक समय के बाद ऐसा आता है जब आप इस रास्ते पे चलते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर करता है। आपकी क्या वैल्यूज हैं वो बहुत मायने रखती हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, बट अगर आप में ये वैल्यूज नहीं है, अगर आप काम को लेके अपने एथिकल नहीं है, लॉयल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप की क्रेडिबिलिटी लूज होने लगती है और लोगों के आपकी जो सोसाइटी में छवि है वो भी खराब होती है। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ। और चुनौतियों का सामना बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि जब आप एकदम अपफ्रंट रहते हैं या सच बोलते हैं, सही बात करते हैं, तो हर कोई उसको नहीं अप्रिशिएट करता है। जो डिप्लोमेटिक होते हैं, डिप्लोमेटिकली खेल जाते हैं, तो कभी उनको लगता है अप्रिसिएशन भी मिलता है और आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। बट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म अप्रोच में से नहीं मानती कि आप कब तक डिप्लोमेटिक रहेंगे। और ये मूल्य जो है मुझे बहुत ही प्राउड महसूस कराता है। ग्रोथ स्लो होती है, जरूर है कि ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन सस्टेनेबल होती है। तो ये मुझे प्राउड फील होता है अपने इन वैल्यूज के चलते। थैंक यू। थैंक यू स्मिता। तो स्मिता जी का कहना है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो ये लॉयल्टी, अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स से इनको चुनौतियां जरूर मिल सकती हैं, लेकिन पता है कि हम सक्सेस होंगे, हम हमारी विन होगी, हमारी जीत होगी। तो निश्चित तौर पर ये इनको हेल्पफुल रहता है। और ग्रोथ भले स्लो हो लेकिन होगी, ये निश्चित है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है स्मिता जी ने। बाकी भी कोई साथी एक्सप्लेन करना चाहेंगे या फिर हम इसको आगे चलें? ठीक है। तो हमारे जो पहले तो हमारा जो गोल है, हमारा किन ह्यूमन वैल्यूज, जो कोर वैल्यूज हैं, उनको किसको हमें फॉलो करना है, वो हमें अवेयर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। और सॉरी जो पुष्पेंद्र, चुनौतियां मैं सॉरी 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 पुष्पेंद्र, मैं तुम्हें इंटरप्ट करूंगी। आशुतोष जी का कॉल आया है। अगर ओके जैसे ओके। वो स्टेशन में अनाउंसमेंट होता है ना, तो मैं रवि को बोलना चाहूंगी कि रवि प्लीज संपर्क करें आशुतोष जी से। इट्स अर्जेंट। सॉरी पुष्पेंद्र, थैंक यू। ओके ओके, कोई बात नहीं। रवि भाई, आपको मैसेज मिल गया है, आप हैं मीटिंग में। रवि भाई होल्ड में दिख रहे हैं, ऑन होल्ड है। maybe left, Pushpen, you can continue, and sorry for the interruption, really हाँ, sorry. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो ठीक है। तो जो चुनौतियां हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं और उसके बहुत सारे तरीके हैं उन चुनौतियों से निपटने के लिए। लेकिन मेन चीज़ है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें किन वैल्यूज़ को फॉलो करना है, हमारी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, ताकि हम उसको अलाइन कर पाएंगे अपनी भावनाओं से। यही सेल्फ अवेयरनेस के बारे में आगे कहा गया है। अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। जैसे कि अंजलि ने भी एक्सप्लेन किया था, अपने मूल्यों के बारे में जानना, अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में जानना, अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानना, अपने हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल्स मौजूद है उसके बारे में जानना, हमें क्या चीजें पसंद है और क्या चीजें मुझे पसंद नहीं है, उन सब चीजों के बारे में जानना ही सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। यहां तक में आप में से किसी का सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
पुष्पेंद्र क्लियर है यहाँ तक तो। क्लियर है, थैंक यू। हाँ ओके तो सेल्फ मैनेजमेंट, अगर हमें अवेयरनेस आ गया है हमारे वैल्यूज क्या हैं, हमें हमारे जो इमोशंस हैं वो क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे जो डिफिकल्ट इमोशंस हैं वो क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, हमें इस रवि भाई आपके लिए किसी का माइक ऑन है, शायद दीपा आपका माइक ऑन है। अरे वो हाँ पुष्पेंद्र, मेरा ना बार बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होता है तो माइक ऑन हो जाता है। ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ तो अब हमें पता चल गया हमारा इमोशंस क्यों उत्पन्न हो रहा है, जो डिफिकल्ट इमोशंस होते हैं, डर क्यों उत्पन्न हो रहा है, स्ट्रेस क्यों हो रहा है, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। अब उसको मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे अवांछनित समस्याओं को रोकिए। अगर जो हमारे कंट्रोल में चीजें हैं, जैसे अगर स्ट्रेस आता है कि हो सकता है पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, इसकी वजह से हमें स्ट्रेस आ रहा है, तो क्या हम उसको लिमिटेड कर सकते हैं, क्या हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। तो जो हमारे कंट्रोल में चीजें हैं उन समस्याओं को हमें पहले लिस्ट डाउन करके उसको हम रोक सकते हैं। खुद को गतिविधियों में संलग्न करें। तो कई बार क्या होता है, कोई भी डिफिकल्ट जो इमोशंस हमारे आ रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए कहा जाता है अपने आप को किसी कार्य में मतलब अपने आप को लगा लो। अगर आप कविता अच्छा लिखते हो तो आप कविता लिखना स्टार्ट कर दो। हो सकता है आप कहानी अच्छा लिखते हो, कहानी लिखना स्टार्ट कर दो। या आप आपका कोई अच्छा स्किल्स है, आप मिट्टी का कुछ बनाते हो, चित्रकारी करते हो, या फिर कोई कोई अपने कार्य में लग जाओ। कहते खाली दिमाग शैतान का, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आप खाली रहेंगे तो ज्यादा सोचेंगे, और चूंकि आपका वो डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, डिफिकल्ट इमोशंस में हो आप, तो गलत गलत विचार आएंगे आपको। आत्महत्या का विचार आ सकता है आपको, गलत काम करने का विचार आ सकता है। बहुत सारे इस तरह के फेमस पर्सनालिटी हुए हैं, चाहे आपने विल क्लिंटन को देखा हो, एनडी तिवारी को देखा हो, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही सक्सेस हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, 3 बार 5 बार मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने अपने इमोशंस में कंट्रोल नहीं किया और वो फ्लो कर गए, और बाद में चल के उन गलत दिशा पे चले गए, और उनको जो उन्होंने नाम कमाया था वो उनका मिट गया एक छोटी सी गलती की वजह से। आपने एमजे अकबर का नाम अभी सुना होगा, जो रिसेंटली अभी कल परसों ही कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है। तो उसमें भी वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में रहे, एडिटर पोजीशन में रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा। तो कई बार क्या होता है कि छोटी सी गलती, छोटी सी अपने इमोशंस में कंट्रोल ना करने की वजह से हम गलत दिशा पे जा सकते हैं। तो हम अपने विचारों को गलत दिशा में ना जाए, उसके लिए हमें किसी ना किसी कार्य में अपने को संलग्न करने की जरूरत है, उस पर अपने को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करें। कई बार कहा जाता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा बिल्कुल नहीं करना ऐसा तो संभव नहीं है, ह्यूमन है, आएगा, लेकिन वो कहाँ पे आना है, किस दिशा में आना है, किस समय आना है। आपने कई बार अपने मैनेजर्स को देखा होगा, अपने बॉस को देखा होगा जो कंपनी के होते हैं, आपसे बड़ी से बड़ी गलती होगी उस समय वो आप पे गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन उनका जब समय आता है, जब वो सही समय देखते हैं, उस समय को भांप करके सही तरीके से कितनी मात्रा में हमको गुस्सा करना है वो उस पर कर देंगे, और हमें क्लियर मैसेज भी चला जाएगा कि हमने क्या गलती की है, और वो हमें मैनेज भी कर लेंगे। मतलब हम कोई गलत दिशा में नहीं जा पाएंगे, या नौकरी छोड़ देना, गुस्से में हम कोई डिसीजन ले लें, तो वो चीज को भांपते हुए वो इस तरह का डिसीजन लेंगे कि हमारे पास में मैसेज भी आ जाए और हमारी भावनाओं को भी ज्यादा ठेस ना पहुंचे। क्षमा मांगना बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर हमसे मिस्टेक हुई है उसको एक्सेप्ट करें और हम क्षमा मांगे, सॉरी कहें। संवाद से समाधान, संवाद करना, बहस नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं देना, बल्कि एक संवाद सुनना और खोजना, कोशिश करना कि आखिर क्या क्या दिक्कत हुई है, वास्तव में सामने वाला हर्ट हुआ है, उसको उस पर संवेदना दिखाना।
तो ये संवाद के जरिए भी समाधान हमें करने की कोशिश करनी है, बातचीत करनी है। एकदम बात ही बंद कर देंगे, हम बात ही नहीं करेंगे, हम गुस्सा हो गए, 10-10 दिन बात नहीं कर रहे हैं, 1-1 महीने बात नहीं कर रहे हैं, तो उससे समाधान नहीं निकलेगा। हमें बातचीत करनी होगी, किन कारणों से हमको हमारा दिल में ठेस आई है, हमको गुस्सा हुए हैं, तो उस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। और कई चीजें होती हैं कि बहुत ही चीजों को अगर अनदेखा कर दें, उसको टाल दें कुछ समय के लिए, तो भी बात बिगड़ने से बच जाती है। वहां पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार सामने से बार बार उस्कावा आता है कि ताकि लड़ाई हो, लेकिन अगर हम उसको अनदेखा करते जाएं तो निश्चित तौर पर हम इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से बच सकते हैं, इस डिस्प्यूटिंग पोजीशन से बच सकते हैं। रुको, शांत हो जाओ। तो कई बार कहा जाता है आपको गुस्सा आ रहा है, आप पानी पी लीजिए, आप 3 सांस लंबी ले लीजिए, उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दीजिए, या आप कुछ आपके पसंदीदा प्लेस हैं उसके बारे में सोचिए जहां आप घूमने जाना चाहते हैं, या आपका सपना है वहां पे घूमने का, कोई आपका पसंदीदा खाना है उसके बारे में आप सोचें। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं जो सेल्फ आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के पर्पज से इस्तेमाल की जाती हैं। दूर चले जाओ, इसे जाने दो। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को व्यक्त ना करो, उससे थोड़ा कुछ समय के लिए दूर हट जाओ। कई बार होता है ना, उसका चेहरा देख करके भी गुस्सा आता है, तो बेटर है कि आप कुछ समय के लिए दूर हो जाएं ताकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। तो ये कुछ तरीके आपको बताए गए हैं अपनी भावनाओं का कैसे आप प्रबंधन करेंगे। तो कठिन जो इमोशंस होती है वो मैं समझना चाहूंगा आप लोगों से। वो कठिन इमोशंस या डिफिकल्ट इमोशंस, कठिन भावनाएं कौन कौन सी हैं? कोई साथी बताना चाहेगा? आपकी नजरों में कठिन इमोशंस कौन से हैं? दीपा, उत्सव? हाँ स्मिता, आप बता सकती हैं। स्मिता, आप कुछ बोल रही थी, आप बोल सकते हैं। हाँ, अरे वो नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था। मैं ये बोल रही थी, इसमें इसी में से सबसे कठिन इमोशन बताना है ना? हाँ, आपको आपकी नजर में मतलब बहुत सारे इमोशंस होते हैं ना, हैप्पी और इस टाइप के, हाँ तो हाँ उनमें हाँ। से आपको डिफिकल्ट इमोशंस बताने हैं। आपकी नजर में डिफिकल्ट इमोशंस का मीनिंग क्या है? कौन से डिफिकल्ट इमोशंस हैं? एंग्री करना डिफिकल्ट इमोशंस की श्रेणी में आ सकता है। इस प्रकार से आपको बताना है। डिफिकल्ट इमोशन, टू इग्नोर समथिंग, लाइक टू बी इनसेंसिटिव। किसी के लिए मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट होता है कि जब मैं किसी चीज को इग्नोर नहीं कर पाती हूँ इन एनी सेंस। जैसे ओके, अगर मैं कुछ गलत हो रहा है तो भी मेरा इमोशंस मेरे पे हावी होता है, और कोई परेशान हो रहा है तो भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ कि मैं कैसे उसकी मदद कर दूं। तो जो टू कंट्रोल माई सेल्फ, किसी चीज को इग्नोर करना, मतलब चाहे वो अच्छे वे में हो चाहे बुरे वे में हो, तो इग्नोर करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। या ओके, ओके, थैंक यू। तो कठिन इमोशंस में आता है जैसे गुस्सा आना, उदासी, डिप्रेशंस, व्याकुलता, मतलब डर। हाँ जी। कठिन इमोशन को मतलब समझ नहीं पा रही हूँ। कठिन इमोशन मतलब इन 3 कैटेगरी में ही बताना है? हाँ, ऐसा इमोशन जो हम मतलब सहन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा? हाँ, मतलब कठिन इमोशंस मतलब कुछ चीजें तो अच्छी होती हैं ना। अगर हम 100 प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो किसको प्रबंध करने की बात कर रहे हैं? अल्टीमेटली हम अपने डिफिकल्ट इमोशंस को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। अच्छी जो सकारात्मक चीजें हैं उसको तो कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो नकारात्मक इमोशंस कह सकते हैं, डिफिकल्ट इमोशंस क्या हैं, वो
उसके एग्जाम्पल पे हम बात कर रहे हैं। तो मुख्यतः 5 प्रकार की डिफिकल्ट इमोशंस हैं, कम ज़्यादा और भी हो सकती हैं, जैसे गुस्सा और रोष, ये डिफिकल्ट इमोशन की श्रेणी में आता है। उदासी, व्याकुलता, डर, शोक या वियोग, ये हमारे डिफिकल्ट इमोशंस की हाँ, श्रेणी तो में आते हैं। राइट, आपकी बात नहीं समझ पाई थी, तो अच्छा। व्याकुलता मेरे लिए डिफिकल्ट है इमोशन। जी, ओके ओके ओके, थैंक यू। अब इसी को मैनेज करने के लिए कुछ तरीके आपको सुझाए गए हैं। जैसे कहा गया है कि हमें पर डे व्यायाम करने का ज़रूरत है। 30 से 40 मिनट अगर हम पर डे व्यायाम करते हैं, योगासन करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें काफ़ी मदद मिलती है। दूसरों की मदद करने पे हमें काफ़ी हम अपनी इमोशंस को मदद कर पाते हैं, अपने इमोशंस को प्रबंध कर पाते हैं। कई बार एक छोटी सी प्रार्थना करने से कि भगवान उसका भला हो जाए, भगवान सबका भला हो जाए, एक छोटी सी प्रार्थना भी हमारे जीवन में एक सकारात्मक प्रकाश से भर देती है और सकारात्मक ऊर्जा से हमें भर देती है। ये सकारात्मकता अपने जीवन में लाना, लगातार प्रयास करना, हम नकारात्मकता से मुक्त होकर सकारात्मकता की ओर बढ़े, ये भी हमें अपने भावनाओं को प्रबंध करने में मदद करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो इस पे एक एक्टिविटी दी गई है, आप लोग कुछ समय के लिए गहरी सांस ले सकते हैं या 10 कदम चल सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है, आगे चलते हैं क्योंकि समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। समानुभूति और सहानुभूति में क्या अंतर है? कोई बताना चाहेगा समानुभूति और सहानुभूति में क्या अंतर है? पुष्पेंद्र, समानुभूति और सहानुभूति में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सहानुभूति में आप सिर्फ सामने वाले के लिए सिर्फ बुरा फील करते हो कि हाँ क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मतलब आपको बुरा लगता है अगर कुछ किसी के साथ घटित होता है। समानुभूति में मतलब आप उसकी जगह पे अपने आप को रख के उसके लिए क्या एक्शन ले सकते हो, उसको उस चीज से उबारने में, तो वो समानुभूति है। मतलब आप उसको उसी की जगह पे रख के उसको महसूस कर रहे हो, उसकी जो परेशानी है या उसकी जो भी कठिनाइयां वो सामने वाले व्यक्ति फेस कर रहा है, तो समानुभूति की कैटेगरी में आता है। सहानुभूति जस्ट टू हैव फीलिंग कि हाँ अच्छा हुआ या बुरा हुआ इस तरह से, और वो इमोशन पर वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो इतनी है। अब आप और एक्सप्लेन करिए मुझे। थैंक यू स्मिता, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। इसको अब मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। हमने सेल्फ मैनेजमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, अब हम आ रहे हैं सोशल अवेयरनेस में, मतलब समानुभूति। हम दूसरे की भावनाओं को समझें, उसकी कद्र करें, उसके विचारों को समझें और उसके अनुरूप ही हम एक्शन लें, जैसे कि स्मिता ने कहा है। तो हमारा अब तीसरा जो स्तंभ है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं सोशल अवेयरनेस में। अब मैं एक आप सभी के सामने एक केस स्टडी दे रहा हूँ, एक छोटा सा केस दे रहा हूँ। आप सभी के पास में आपका बेस्ट फ्रेंड फोन कर रहा है और वो आपको रात को फोन लगाया है, आपको कह रहा है कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है आज, और मेरी गर्लफ्रेंड ने या मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया है और उसने ब्रेकअप कर लिया है मेरे से। अब आप क्या करेंगे? ये आपके लिए आपके विचार में सुनना चाहता हूँ। ये परिस्थिति के लिए आप आपके क्या क्या प्रतिक्रिया होगी उस दोस्त को, वो आपके मित्र को? क्यों, किसी के पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? तो सब भाई कहाँ हो? पुष्पिंदर भाई ऐसा नहीं है कुछ भी। फिर भी एक केस है, आप है ना, कहते हैं माना कि वो छोटे में पढ़ा था ना लोग ने गणित में, माना कि। तो हाँ, सपोज कर लो ऐसा सपोज एक सिचुएशन आया है, हाँ, आपके बेस्ट फ्रेंड ने रात को आपको फोन लगाया और वो अपना दुख बता रहा है कि तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया।
तो मैं उस टाइम पे उसको कहूँगा कि रिएक्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा चीज़ों को, कि मतलब तुरंत उस चीज़ पे रिएक्ट ना करें, उस चीज़ को समझें, और थोड़ा सा उसको शांत रहने के लिए बोलूंगा कि मतलब वो चीज़ों को सोचे, उसके बाद फिर वो करे जो भी उसको लगता है बेस्ट। ओके, ठीक है। पुष्पेंद्र भाई। हाँ हेलो। अंशुल भाई। मैं तो ये बोल रहा था कि अपन उसको क्या बोलेंगे पहले, इससे है कि अपन क्या रिएक्ट करेंगे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है हाँ कि राइट। भाई उसकी सुनने से पहले अपन क्या रिएक्ट करेंगे, वो चीज दिमाग में आ रही है। तो ऐसा रिएक्शन हो सकता है ना कि यार मैंने तेरे को तो पहले ही बोला था वो बंदी तेरे को धोखा देगी, और तू मेरी बात माना नहीं, अब तू समझ तेरी प्रॉब्लम है ना। ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं यार, मैं सुबह बात करूंगा यार, तू रात को फोन लगा रहा है मेरे को। तो ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है, या इस तरह का रिएक्शन हो सकता है कि यार बहुत बुरा हुआ यार, जैसा उत्सव भाई ने कहा कि बहुत बुरा हुआ, कंट्रोल करो अपने आप को। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग बता सकते हो, आप लोगों के पास में ये सिचुएशन आया, आप लोग क्या करोगे? कुछ भी गलत सही नहीं है, ये जस्ट मेरे माइंड में आया ऐसा बोल दिया है। कोई दूसरे एग्जांपल भी हो सकते हैं, अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। एनीवन? तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया उत्सव भाई ने, और कोई भी साथी बोलना चाहेगा? ओके, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, इसको ही पकड़ते हैं। जैसे उत्सव भाई ने कहा कि बहुत बुरा हुआ, अपने आप को कंट्रोल करो, है ना, ज्यादा सोचो नहीं। तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा, समानुभूति में आएगा, सहानुभूति में आएगा? सहानुभूति में आएगा आई थिंक। ओके। तो समानुभूति में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं इसी केस को? लाइक खुद से कनेक्ट करके देखते हैं उसको, उस तरह के कुछ सॉल्यूशंस देते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम उस टाइप पे किस तरह से कैसे रिएक्ट करते, इस तरह से कुछ। वेरी गुड। तो अगर मैं रिप्लाई करता कि यार मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और मेरे से तो खाना भी नहीं खाया गया था, और तू बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, चल तू मेरे पास में आजा, हम मूवी देखने चलेंगे, या चल खाना खाते हैं, साथ में डिनर करते हैं आज बाहर, और वहाँ पे बात करेंगे। तो या फिर हम कहीं घूमने चलते हैं चलो, और उसको हम थोड़ा सा साथ दे करके, उसके साथ में हमने बातचीत करके उसको थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश की, उसके इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश किया, और उसको जताया कि बिल्कुल हम अलाइन कर पा रहे हैं आपके दुख के साथ में, आपका जो इमोशंस अभी आ रहा है उसको हम समझ पा रहे हैं, और बिल्कुल फील कर पा रहे हैं, जितना तुम्हें दर्द हो रहा है इस तरह का दर्द मुझे भी हुआ, मैं बिल्कुल तुमको समझ पा रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है, मतलब इसमें कोई गलत सही नहीं है कोई भी। जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का है तो मे बी ये हो सकता है। ये पीएलसी है, आप सभी वोट कर सकते हो ना, एक दूसरे को बता सकते हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सॉरी पुष्पेंद्र, अवधेश जी का कॉल आ गया था तो मैं अभी 5-7 मिनट से इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। आप ओके, ओके, कंटिन्यू करिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अभी आपने क्या बोला मुझे नहीं समझ आया, बट आप अच्छा, कंटिन्यू अच्छा, करिए, मैं समझ जाऊंगी फिर। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, तो अभी जल्दी से समझ लेते हैं समानुभूति और सहानुभूति। तो स्मिता ने जैसे बताया कि सहानुभूति है कि किसी बहुत ही बेचारा है यार, बहुत ही दुख से है, उसको संदर्भित करना, मतलब बहुत दुख है उसको, बहुत ही बेचारा, बहुत ही गरीब आदमी है ना, उसको समझना, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना। मे भी हो सकता है उसके लिए छोटी सी प्रार्थना करना, भगवान उसके जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं कि भगवान उसकी गरीबी से दूर कर दे, या उसकी दुख की घड़ी को खत्म कर दे, है ना। या हम उसको ये आश्वासन देना कि यार मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना यार, कुछ तेरे को पैसे वैसे की जरूरत तो बताना, क्या मैं तेरे को कोई दवा की मदद कर सकता हूँ, या कैसे मैं तेरे को मदद कर सकता हूँ। उसके बारे में सोचना और एक्शन की ओर जाना, एक्शन लेना, ये समानुभूति कहलाती है। समझ, स्वीकृति और चिंता जैसी भावनाओं को उद्घृत करता है, जबकि सहानुभूति दया, दुख की भावनाओं को उद्घृत करता है। किसी अतीत में एक जैसा अनुभव करना, मतलब अपने आप को जोड़ना कि यार मुझे भी इस तरह का अनुभव हुआ है, या जिसको अनुभव हुआ होगा वो ज्यादा समानुभूति को अलाइन कर पाएगा, बता पाएगा कि हाँ कितना दर्द होता है। जो जिसने गरीबी देखी होगी वो उसके इमोशंस गरीबों के प्रति कुछ हो सकते हैं, और जिसने कभी देखी ही नहीं है, जिसके लिए राज परिवार में ही पैदा हुआ है, चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा हुआ है, और उसको गरीबी पता नहीं क्या टूरिज्म में टाइप का लगेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि क्या दर्द होता है। मे भी हो सकता है। और तो अनुभव नहीं, अनुभव की कमी है ना सहानुभूति में। और दूसरा किसी व्यक्ति की स्थिति को समझ पाना, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है हम किसी की व्यक्ति की स्थिति को समझें, लेकिन हम एक सांत्वना दे रहे हैं सहानुभूति में। तो ये बेसिक अंतर है, आप लोग ने स्लाइड में देख लिया होगा। तो समानुभूति, सामाजिक जागरूकता, इसके लिए जरूरी है कि हम अपना संवाद के दौरान आंखों से संपर्क करें, अपने चेहरे के हाव भाव से केवल ऐसा ना परिलक्षित हो कि हम उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब अगर हंसने की बात है और हम हंस नहीं रहे हैं, या फिर रोने की बात है और हमने हंसना स्टार्ट कर दिया, तो वो हमारे हाव भाव से मैच नहीं कर रहा है। हम इसका ये मतलब है कि हम उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं। आसन और दृष्टिकोण, स्पर्श करना, एक छोटा सा स्पर्श भी अपने आप में काफी मदद करता है इमोशनली हमें कनेक्ट करने में। जैसे जब हम अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, उनका पीठ में हाथ रखना ही हमें काफी मदद कर देता है, इमोशनली टच हमें प्रदान करता है। मानवता, ह्यूमैनिटी को हमेशा केंद्र में रखना, सामने वाले व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ चीज की खोज करना, जिसको अप्रिसिएशन करने लायक क्या स्किल्स है उसके बारे में बताना, उसका अप्रिसिएशन करना। झूठी बटरिंग टाइप का नहीं करना कि अरे तेरी शर्ट बहुत अच्छी है, तेरा तेरा कंघी बहुत अच्छा है, बट यार तुमने उस मीटिंग में, लास्ट मीटिंग में कितने कॉन्फिडेंस हो करके चीजों को रखा, मुझे तो यकीन नहीं हुआ आप लास्ट तक है ना अपनी बात पे अडिग रहे, ये चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो एक जेन्युइन हमें मतलब उसको अप्रिसिएट करना चीजों को। संबंधों की खोज करना, मतलब लड़ाई का ही घर नहीं ढूंढना कैसे हम इसकी बात को काटे, बल्कि एक जोड़ने की कोशिश करना। सामान्य आवश्यकताएं, मतलब कोई भी ह्यूमन है उसकी छोटी आवश्यकता है, हर कोई चाहता है कि हमें प्रेम मिले, हर कोई प्रेम करना चाहता है, टू बी लव, टू लव एंड टू बी लव। हर कोई का छोटी आवश्यकता है कि हमें पहचान मिले, हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में मनोरंजन बना रहे। कितना टाइम हो गया भाई, मैं टाइम भी देख लूं। बाप रे, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। तो आगे चलते हैं हम। सामाजिक प्रबंधन, सोशल मैनेजमेंट। तो सोशल मैनेजमेंट के लिए आप में से कोई नहीं बताए, मैं ही बता देता हूं। तो हमने समझ लिया है सामने वाले की भावनाओं की, हमने उनके विचारों को भी समझ लिया है, और हमने अपने अंदर एम्पैथी की भावना भी ला दी है। अब उसको हम कैसे मैनेज करें, उसको हम कैसे करुणा में तब्दील करें,
कैसे हम उसका सामाजिक प्रबंधन करें, ये हमारा मैनेज करना सामाजिक प्रबंधन स्किल्स के अंतर्गत आता है। कई बार होता है कि हमें इमोशनली बिहेवियर चेंज करने के बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं जिस पे काम करना होता है, वहाँ पे सामाजिक प्रबंधन की स्किल्स काफ़ी काम आती है। कोई भी टीम वर्क होता है वहाँ पे सामाजिक प्रबंधन की स्किल्स बहुत काम आती है। कैसे हमें दूसरों से काम लेना है। हम एक केस स्टडी पे चर्चा करेंगे कि एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्रियां हैं और पहली फैक्ट्री, दोनों फैक्ट्रियों पे सरकार की ओर से आदेश आता है कि आप लोग को सुरक्षात्मक जो हेलमेट है उसको पहनना अनिवार्य है और आपके वर्कर्स नहीं पहन रहे हैं। तो एक कंपनी के निर्माण कंपनी के मालिक को सरकार द्वारा नोटिस दिया गया है, उसके फैक्ट्री में कोई भी कर्मचारी बिना हेलमेट और सुरक्षा गियर के पाया गया, यदि यह जारी रहा तो उसे चेतावनी दी गई है कि उसका लाइसेंस निरस्त हो सकता है, खत्म कर दिया जाएगा। इससे कंपनी का मालिक एकदम विचलित हो गया और उन्होंने काम करने के दौरान मजदूरों को पीला हेलमेट पहनने के लिए आदेश जारी किए और बहुत सारी चेतावनी और नोटिस देने के बाद भी श्रमिकों ने केवल 50% ही हेलमेट पहनना स्टार्ट किया। मतलब एक कंपनी है, उसके मालिक को सरकार की ओर से नोटिस मिलता है कि सभी मजदूरों को हेलमेट पहनना और सुरक्षा गियर पहनना अनिवार्य है, और कंपनी के मालिक को तुरंत विचलित हो गया, यार मेरा लाइसेंस निरस्त हो सकता है, और उसने तुरंत आदेश दे दिया सारे मजदूरों को। कई बार नोटिस दिया, तुम्हारी सैलरी रोक देंगे, तुम्हारी नौकरी जा सकती है अगर तुमने नहीं पहना। इन सब के बावजूद केवल 50% लोगों ने ही हेलमेट पहनना स्टार्ट किया। वहीं दूसरी ओर एक कंपनी है और उसके बॉस को भी यही चेतावनी दी गई कि उनका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है, परंतु कारखाने के मालिक श्रमिकों के पास में गया और उन्होंने श्रमिकों से कहा, आप सभी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, मैं आपके जीवन को यहां काम से अधिक महत्व देता हूं, मैं आपकी सुरक्षा को ज्यादा महत्व देता हूं, इसलिए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने जीवन को महत्व दें और हेलमेट और सुरक्षा गियर, सेफ्टी गियर को फैक्ट्री में काम के दौरान पहन कर रखें। कंपनी के मालिक का मजदूरों के पास में आना, उनके साथ में मीटिंग करना और उनके साथ में ये भावनात्मक 2 शब्द बोलने से ही ये तब्दीली आई कि 90% लोगों ने सुरक्षा गियर और हेलमेट पहनना स्टार्ट कर दिया। अब आपने दोनों केस को देखा है। अब इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उस पर आपको विचार करना है। फैक्ट्री 2 के जो श्रमिक के द्वारा अधिक हेलमेट पहनना कारण था, उसके क्या कारण हो सकते हैं? क्यों अधिक लोगों ने हेलमेट पहनना स्टार्ट किया? आपको क्या लगता है फैक्ट्री 1 में बॉस और उसके श्रमिकों के बीच में कैसा संबंध है? श्रमिकों के पास में संबंध को बेहतर बनाने के लिए आप कौन से 2 सुझाव देना चाहेंगे? तो ये ओपन फोरम में क्वेश्चन सभी के साथ में साझा किया गया है। आप लोग इसको जल्दी से कुछ आंसर कर देंगे ताकि इसको सत्र को आगे ले जाएं। लास्ट एक ही स्लाइड है, इसके बाद हम इस सत्र को समाप्त कर पाएंगे। कोई भी साथी साझा करना चाहेगा? स्मिता, दीपा, अंशुल, उत्सव? हेलो गाइस, कहाँ हैं आप सभी? पुष्पेंद्र, मेरा ना अवधेश जी के साथ कॉल चल रहा था तो बीच बीच में मैं लॉस्ट फील कर रही हूँ, मैं पकड़ नहीं पाती, है ना, बस यही रीजन है। ओके,
तो कोई साथी एक्सप्लेन करना सर चाहेगा? मुझे समझ आ गया, आपने जो भी अभी तक समझाया है मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है, थैंक यू। ओके ओके। पुष्पेंद्र, यहाँ पे जो फैक्ट्री 2 के लोग हैं वहाँ वो थोड़े इमोशनली कनेक्ट हैं अपने एम्प्लॉयज से और अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज्यादा लोगों ने हेलमेट पहना है। और जो फैक्ट्री 1 है वहाँ पे कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल टाइप का रिलेशन है उनका और उनके बॉस के बीच का, ये समझ आ रहा है। और इसी में सुझाव भी अगर देना चाहेंगे फैक्ट्री 1 के जो बॉस हैं उनको, तो उनसे यही रहेगा कि थोड़ा-सा आप अपने आप को इमोशनली कनेक्ट करके देखिए एम्प्लॉइज़ के साथ, ताकि ज़्यादा आपकी बातों को सुने और उससे सहमत रहें। ओके, थैंक यू दीपा। तो मेरा सुझाव है कि फैक्ट्री 1 का मालिक मेरे से ट्रेनिंग ले सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस की। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो ये है लास्ट स्लाइड इस प्रेजेंटेशन का। इस पे आप सभी के जो भी भावनाएं हैं उसको आप लोग चैट बॉक्स पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख करके देख सकते हैं, और आप सभी के फीडबैक और सजेशंस मुझे रिक्वायर होंगे। आपको ये सत्र कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके जो भी सुझाव हैं, आपके जो सजेशंस हैं, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में, कैजाला के ग्रुप में और कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइएगा, जिससे मुझे अपने सत्र को बेहतर बनाने में, अपने फैसिलिटेशन स्किल्स को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। नमस्कार, पुष्पेंद्र सिंह, थैंक यू। हेलो, पुष्पेंद्र लेफ्ट हो गए क्या? अभी मेरा भी एक सेशन था एप्रिशिएटिव इंक्वायरी पे, मुझे मतलब मेरा बहुत ही टाइट शेड्यूल है, मुझे इसके बाद तुरंत आरएसके जाना है, तो मैंने रैंडम टॉपिक चूज कर लिया। आई नो एप्रिशिएटिव इंक्वायरी आप लोग ने पहले भी डिलीवर भी किया है, उसको फैसिलिटेट भी किया है, बट आई थिंक इट्स आई एम नॉट गेटिंग कि मैं उसको कैसे डिलीवर करूं, कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि अभी वैसे भी बहुत ही मतलब शायद आधे से ज्यादा लोग तो चले भी गए हैं। तो अंशुल प्लीज गाइड मी व्हाट